अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं फर्स्ट सेकंड ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5, जो हमारे पास ग्रुप 2 एलिमेंट्स जिसका नाम है। न्यू बुक नेशनल बुक फाउंडेशन, उसका चैप्टर नंबर 5 ग्रुप 2 एलिमेंट्स आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग सेल्फ असेसमेंट्स भी कवर करेंगे और इंशाल्लाह इसके बारे में जितना कॉन्सेप्ट है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि आपको पता है एक्सप्लेनेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट इज द मेन की टू द सक्सेस। जब तक आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा तब तक आप आगे मूव नहीं कर सकते। इसलिए मेरा मानना यही है कि जब तक बंदे को कॉन्सेप्ट समझ में ना आए वो आगे मूव ना ही करे तो ये अच्छा है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने समझ लेना है इसका मेन कॉन्सेप्ट। जो जो मेन है वो मैं समझा दूंगा, ठीक है, मुश्किल इसमें कोई बात नहीं है, ये चैप्टर बहुत ही आसान है। द मेन कॉन्सेप्ट इसमें क्या है जी, चलते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, वी आर जस्ट गोना स्टार्ट आवर चैप्टर। तो सबसे पहले हमारा आ जाता है इसमें टॉपिक 5.1 है। टॉपिक 5.1 हमें क्या कहता है, ग्रुप टू एलिमेंट्स का नाम से आपको पता लग रहा है कि ये हम लोग ग्रुप टू एलिमेंट्स की बात करने जा रहे हैं, जो होते हैं हमारे पास अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, जिसको हमने रिप्रेजेंट करने के लिए, जिसको हम लोग याद रखने के लिए क्या नाम याद रखते हैं, बी माँ जी का सर बड़ा। बी से बेरिलियम माँ जी, मैग्नीशियम का कैल्शियम सर, स्ट्रोंशियम ब ब से हमारे पास आते हैं बेरियम और रेडियम। ठीक हो गया। ये हमारे पास 6 एलिमेंट्स आ जाते हैं ग्रुप नंबर 2 में। तो इनके बारे में अब पढ़ना क्या है, इनके बारे में हमने पढ़ना है इनकी एनालाइजेशन के बारे में, इनकी केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में, रिएक्टिविटी के बारे में, इनके ट्रेंड्स इन एटॉमिक रेडियस, यानी एटॉमिक रेडियस में क्या ट्रेंड्स हैं, और ट्रेंड्स इन मेल्टिंग पॉइंट, बहुत चीजें हमने पढ़नी है ताकि हमें कुछ मुश्किल ना हो इनको समझने में। ठीक हो गया। जो सबसे पहले हमारे पास बात आ जाती है इनके, मैंने पहले इनका एक जनरल से स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया है ताकि आपको एक किस्म की, यानी इस स्ट्रक्चर को अगर आप देखें ना, यानी इस इन ये आपको पता है कि नीचे जब हम ग्रुप डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो जो एटॉमिक रेडियस होता है वो इंक्रीज करता जाता है, एटम का साइज जो होता है वो बढ़ता जाता है, एलिमेंट का साइज क्या होता है, इंक्रीज होता जाता है, यही बात है। अब इस चीज से आपको बहुत सी चीजें वेरीफाई खुद ही हो जाती हैं। ठीक है। सबसे पहले अगर हम इस सी से रिलेट करें आयनाइजेशन एनर्जी को, पहले हम इसके एक पार्ट को रिलेट करते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी आपको पता है वो एनर्जी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ गैसियस एटम और आयन और एलिमेंट, यही बात है। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड। अब आपको पता है एनर्जी जितनी, जितना इलेक्ट्रॉन जो होगा दूर होगा किसी न्यूक्लियस से, यानी आपको पता है ना ये न्यूक्लियस होता है, दरमियान में क्या होता है, न्यूक्लियस। अब जितना जो इलेक्ट्रॉन है, बाहर वाला इलेक्ट्रॉन जितना दूर है उतनी जो है कम आयनाइजेशन एनर्जी लगेगी। जाहिर सी बात है अगर दूर है तो एनर्जी कम लगेगी उसको निकालने में, तो वो एनर्जी जो कम लगेगी वो क्या होगी, आयनाइजेशन एनर्जी। यानी रेडियम के लिए हमारे पास क्या लगेगी, कम आयनाइजेशन एनर्जी लगेगी, यही बात है। अब अगर हम ऊपर जाते जाएं, बेरियम, बेरियम का थोड़ा सा नजदीक होता है, यानी इससे ज्यादा एनर्जी हमें चाहिए होगी बेरियम के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, यही बात है। उसके बाद आ जाती है स्ट्रोंशियम। स्ट्रोंशियम उससे भी छोटा है, यानी इससे ज्यादा एनर्जी लगेगी इसके इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। अब स्ट्रोंशियम से पहले आए थे कैल्शियम। कैल्शियम स्ट्रोंशियम से भी छोटा है, इसका मतलब इसमें और ज्यादा एनर्जी लगेगी। और मैग्नीशियम उसके बाद आ जाता है, उसके बाद आ जाता है बेरिलियम। बेरिलियम में तो सबसे ज्यादा एनर्जी लगेगी जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है निकालने में, क्यों, क्योंकि ये सबसे छोटा है, इसकी अट्रैक्शन सबसे स्ट्रांग होगी, यही बात है। तो आउटर मोस्ट दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट, उनको निकालने में ज्यादा प्रॉब्लम होगी कंपेयर टू रेडियम और बेरियम और स्ट्रोंशियम। ठीक हो गया। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ग्रुप टू एलिमेंट्स, अगर हम इसकी आपको पता है वो अक्सर लिख देते हैं कि इनका ऑर्डर लिख के दो कि इसकी आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या है वगैरह वगैरह। तो वो ऑर्डर अगर हम आयनाइजेशन एनर्जी का बनाना चाहें तो वो क्या बनेगा हमारे पास, बेरिलियम का जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो सबसे ज्यादा है, तो इसको सबसे पहले लिख देंगे और इसके साथ क्या लगा देंगे, स्मॉलर का साइन। स्मॉलर का साइन क्यों, बेरिलियम का सबसे ज्यादा है, जिसकी तरफ मुंह बंद होता है वो कम होता है और इसका मुंह खुला होता है उसकी क्या होती है, एनर्जी ज्यादा होती है, यही चीज पढ़ी है हमने। उसके बाद क्या होती है जी, मैग्नीशियम के बाद हमारे पास कैल्शियम आ जाता है, कैल्शियम के बाद हमारे पास स्ट्रोंशियम आ जाता है, स्ट्रोंशियम के बाद बेरियम आ जाता है। और रेडियम को हम अक्सर लिख देते हैं, अक्सर नहीं लिखते, क्यों, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ये कभी कभी बहुत कम एग्जिस्ट करता है। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास इसकी आयनाइजेशन एनर्जी को हमने रिलेट कर लिया। अब अगली बात आती है केमिकल रिएक्टिविटी की। अब आपको पता है जिस तरह इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लेस, यानी जब लेस एनर्जी चाहिए होगी हमें उनको रिमूव करने के लिए, तो उनकी जो रिएक्टिविटी होगी वो बढ़ जाएगी।
मेरा मतलब क्या है कहने का, कि अगर आप लोग ले लें एक छोटा एलिमेंट ले लें, जिस तरह हमने ले लिया बेरिलियम, ले लिया जी बेरिलियम, हमने ड्रॉ कर लिया, इधर उसके दो इलेक्ट्रॉन्स बाहर हैं, और दूसरा हमने ले लिया रेडियम, ठीक है, दूसरा हमने ले लिया रेडियम, ठीक हो गया, उसके भी दो इलेक्ट्रॉन्स इधर बाहर हैं, ठीक है, और ये जो है इसकी अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग हो रही है, इसकी अट्रैक्शन वीक हो रही है, ठीक है। अब केमिकल रिएक्टिविटी हमने किस तरह बतानी है? अब अगर हम देखें तो ये जो न्यूक्लियस है ये इलेक्ट्रॉन्स को कम अट्रैक्ट करेगा। जब कम अट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा? इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स के जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसका मतलब क्या होगा कि रिएक्शन क्या होंगे? ज्यादा होंगे, केमिकल रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। इसका मतलब हमें ये पता लगा कि केमिकल रिएक्टिविटी जो है वो डाउन द ग्रुप क्या होगी? बढ़ती जाएगी। क्यों बढ़ती जाएगी? क्योंकि न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा। जब डिस्टेंस बढ़ेगा तो अट्रैक्शन कम होगी। जब अट्रैक्शन कम होगी तब क्या होगा भाई? तब रिएक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी। ठीक हो गया। अब जिस तरह हमने ये आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड लिखा है, अगर हमने लिखना हो किसका? केमिकल रिएक्टिविटी का ट्रेंड लिखना हो तो वो हम किस तरह लिखेंगे? तो वो हम लिखेंगे केमिकल रिएक्टिविटी किसकी सबसे कम होगी? बेरिलियम की। क्यों? क्योंकि इसमें जो है सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट जो अट्रैक्शन होती है। ठीक हो गया। बेरिलियम की सबसे कम होगी, उसके बाद मैग्नीशियम आ जाएगा, उसके बाद कैल्शियम आ जाएगा, उसके बाद स्ट्रोंशियम आ जाएगा, उसके बाद बेरियम आ जाएगा। बेरियम तक हम लिखते होते हैं, रेडियम हम नहीं लिखते होते, फिर भी आप लिख लें। ठीक हो गया जी। अब इससे हमें क्या बात पता लगी है कि जब भी बेरिलियम, यानी बेरिलियम जो है वो सबसे कम रिएक्ट करेगा और सबसे ज्यादा रेडियो एक्टिव ये होता है। रेडियो एक्टिव को हम गिनते नहीं है, इसलिए हम लोग इसको ना ही लिखें तो ये अच्छी बात है। रेडियम जो होता है ये रेडियो एक्टिव होता है, इसको हम लोग गिनते नहीं है, तो हम लोग बात करते होते हैं बेरियम की। इसका मतलब बेरियम जो है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। क्यों? क्योंकि इसलिए रिएक्टिव होगा, इसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इतने जोर से, यानी उनका रिलेशन इतना नहीं है न्यूक्लियस के साथ, इसलिए ये ज्यादा जल्दी इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देगा और हमारे पास ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिएक्टिविटी का ट्रेंड मैंने आपको लिख के दिया है, जो बुक पे नहीं लिखा हुआ इसको आप लिख लें तो आपके लिए बेस्ट हो जाएगा। और ये हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी का है। उसके बाद ट्रेंड इन एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड तो आप सबको खुद ही नजर आ रहा है कि जो रेडियस है वो डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो आपने सिंपली लिख देना है कि when we move down the group two elements as one electronic shell increases inside the atom, ये element, that's why the atomic radius of the shell, यानी atomic radius of the atoms increases। ये बहुत आसान है, इसको आप सिंपल अपने अल्फाज में लिखें तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद तीसरी बात आ रही थी ट्रेंड्स इन मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट में क्या ट्रेंड है जी? जो चीज छोटी होगी, जिसकी बॉन्ड स्ट्रांग होगी, जिसकी अट्रैक्शन स्ट्रांग होगी आपस में, उसको तोड़ने में क्या होगा? वक्त लगेगा कि नहीं लगेगा? जाहिर सी बात है, उसको तोड़ने में तो वक्त लगेगा। इसका मतलब मेल्टिंग पॉइंट उसका क्या होगा? ज्यादा होगा। जाहिर सी बात है, हम किसी चीज को मेल्ट कर रहे हैं, हम उसको क्या कर रहे हैं? सॉलिड स्टेट से तोड़ के हम क्या कर रहे हैं? लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं, मेल्ट कर रहे हैं। इसका मतलब हम उसको तोड़ रहे हैं। तो ज्यादा छोटी चीज होगी, अट्रैक्शन स्ट्रांग होगी, इसका मतलब उसको तोड़ना मुश्किल होगा। और जितनी ज्यादा चीज बड़ी होगी, अट्रैक्शन कम होगी, और दूर दूर होंगी चीजें, पहले से ही दूर दूर होंगी, तो उसको हम जरा से हीट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? पानी में कन्वर्ट हो जाएगा, टूट जाएगा। तो इसका मतलब मेल्टिंग पॉइंट जो है वो नीचे की तरफ आते हुए कम हो रहा है। मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होगा? इसका, क्योंकि ज्यादा हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी इसको तोड़ने के लिए। और आहिस्ता आहिस्ता नीचे आते 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 मेल्टिंग पॉइंट क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। तो ये हमने इन तीनों चीजों को रिलेट कर लिया, इसके साइड से देखा, एक ये चीज बनाने से हमें सब कुछ सामने वाजिया हो गया। चलते हैं नेक्स्ट, इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है हमारे पास, वो है ट्रेंड्स इन मेल्टिंग पॉइंट, हमने कर लिया। अब इसका टॉपिक 5.2 है, और उसके बाद हम इंशाल्लाह करेंगे इसकी सेल्फ असेसमेंट। अच्छा जी, आगे वाला भी बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है हमारे पास। वो कहता है ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ क्या रिएक्टिविटी होती है इनकी, वाटर के साथ क्या होती है, और डाइल्यूट एसिड्स के साथ क्या होती है। सबसे पहले तो हम लोग करते हैं इसकी रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन। ठीक है, रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन एक ही है, यानी ऑक्सीजन का जो हमारे पास, ऑक्सीजन जो है हमारे पास एटम, वो एक ही है। ठीक है, उसका साइज इतना ही है, कांस्टेंट ही है। ठीक है, उसका साइज हमारे पास चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, उस अब इस चीज को मैं इसी के साथ रिलेट कर रहा हूँ, आपने गौर से देखना है। मैंने क्या बताया था कि जो केमिकल रिएक्टिविटी होती है, केमिकल रिएक्टिविटी वो डाउन द ग्रुप क्या करती है?
इंक्रीज करती है। ठीक है, अब इंक्रीज करती है तो सिंपल बात हमें नजर आ गई है कि उसकी जो रिएक्टिविटी होगी वो ऑक्सीजन के साथ क्या कर देती जाएगी, डाउन द ग्रुप जो है वो बढ़ती जाएगी। क्यों बढ़ती जाएगी? क्योंकि जो जो हम लोग ग्रुप डाउन द ग्रुप आएंगे तो अट्रैक्शन, जो दो आखिरी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी अट्रैक्शन कम हो जाएगी आपस में, यानी न्यूक्लियस के साथ उसकी अट्रैक्शन कम हो जाएगी। जब अट्रैक्शन कम होगी तो वो ज्यादा चांसेस होंगे कि ऑक्सीजन जो है रिएक्ट कर जाए उसके साथ। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स जल्दी रिलीज कर देगा और ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगी। तो इसका मतलब हमारे पास क्या बन जाएगा, एक आयनिक बॉन्ड बन जाएगा और हमारे पास रिएक्शन जो है वो ज्यादा जल्दी हो जाएगा। तो रेडियम जो है वो तो ज्यादा रेडियो एक्टिव होता है, वो हम लोग स्टडी नहीं करते। बेरियम जो है, बेरियम रिएक्ट कर जाता है, बहुत ही जल्दी रिएक्ट कर जाता है किस साथ, ऑक्सीजन के साथ। इसलिए हम क्या करते हैं, बेरियम को ज्यादातर किसी ऑयल के नीचे रख देते हैं, जिस तरह केरोसिन ऑयल हो गया, उसके नीचे हम इसको रख देते हैं ताकि वो ज्यादा जल्दी रिएक्ट ना करे किसी चीज के साथ। क्योंकि इसको रखना भी एक बहुत मुश्किल काम होता है कि हम लोगों ने बेरियम रखनी है एक जगह पे, उसको सेफ भी रखना है। तो उसके लिए हमें इसको किसी वाटर के अंदर, किसी ऑयल के अंदर डाल के रखना पड़ता है। जिस तरह हमारे पास बुक में लिखा हुआ है कि द ग्रेटर reactivity of barium metal is illustrated by the fact that it must be stored under oil to keep it away, to keep it out of contact of air। कॉन्टैक्ट ऑफ एयर से आउट क्यों रखना है? ताकि ये ऑक्सीजन के साथ सबसे ज्यादा रिएक्ट करता है, इसलिए इसको दूर रखें ताकि ऑक्सीजन से रिएक्शन ना करे। ठीक हो गया। ऑक्सीजन के साथ इसकी रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप क्या करती है, बढ़ती है। मेन कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ, बाकी आप एक बार भी रीडिंग करेंगे ना तो आपको इसका सही से पता लग जाएगा कि आखिर ये हो क्या रहा है। ठीक है, जो असल में हो रहा है वो चीज मैंने आपको बता दी है। रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन क्या करेगी, बढ़ेगी। ठीक हो गया। अब बात आती है अगली बात, रिएक्शन विद वाटर। रिएक्शन विद वाटर की अगर बात करें तो हमारे पास जो टॉप वाले इलेक्ट्रॉन, यानी टॉप वाले जो एलिमेंट्स हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर रहे। वो क्यों नहीं रिएक्ट कर रहे? कि उनके ऊपर क्या होती है, प्रोटेक्टिव लेयर। आपको पता है कि हमारे पास ये जो सब होते हैं, यानी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हो गए, अल्कली मेटल्स हो गए, ये हमारे पास क्या बनाते हैं, बेसिस बनाते हैं। तो जब ये बेसिस बनाते हैं, इसका मतलब यही है कि इनके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है। जब ये हमारे पास है, आप फर्ज कर लें कि बेरिलियम जो है वो H2O के साथ रिएक्ट कर गया, बहुत कम रिएक्ट करता है, ये रिएक्ट नहीं करता, लेकिन आप फर्ज करें कि रिएक्ट कर गया। ठीक है, तो हम लोग फर्ज कर लेते हैं कि चले मैग्नीशियम तो रिएक्ट करता ही है थोड़ा बहुत। मैग्नीशियम की हमें कोई बुक पे भी लिखी हुई है तो वो आपके लिए समझने में ज्यादा आसानी हो जाएगी। मैग्नीशियम जो है वो रिएक्ट कर गया किसके साथ, H2O के साथ। ठीक हो गया, और ये हमारे पास गैसियस स्टेट में था। क्यों गैसियस स्टेट में हमने इसको रिएक्ट कराया? क्योंकि ये जब मैग्नीशियम तब रिएक्ट करता है जब हमारे पास वाटर हीट हो, यानी हीटेड वाटर हो तब रिएक्ट करता है। कैल्शियम तब रिएक्ट करता है जब कोल्ड वाटर भी हो, तब भी रिएक्ट कर लेता है। ठीक है, तो रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप बढ़ती जाती है। यही मैंने चीज आपको बताई है कि ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप बढ़ती है और वाटर के साथ भी रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप बढ़ती है। इसलिए बेरिलियम रिएक्ट नहीं करता, मैग्नीशियम जो है वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है, कैल्शियम जो है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है। इस तरह हमारे पास रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप बढ़ती जाती है। ठीक हो गया। तो ये रिएक्ट करके क्या देगा, MgO दे देगा, प्लस हमारे पास दे देगा H2 के दे देगा, H2 गैस दे देगा। ठीक है, अब इसमें कुछ मुश्किल बात नहीं थी। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा था। अगर हम यहाँ पर लगा देते टू, ये तो ये हमें MgOH होल ट्वाइस दे देता, तो वो हमारे पास एक बेस बन जाता। इसीलिए ये हमें बेसिस देते हैं, क्योंकि ये H2O के साथ रिएक्ट करके एक बेस प्रोड्यूस करते हैं और सोल्यूशन को बेसिक कर देते हैं। इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये हमें जब भी वाटर में डिजोल्व होते हैं तो क्या देते हैं, बेसिस देते हैं। ठीक हो गया, तो इसमें कोई मुश्किल बात नहीं थी। आगे है हमारे पास रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड। तीसरी बात हमारे पास क्या है, डाइल्यूट एसिड्स के साथ क्या रिएक्शन देता है। बातें साथ साथ समझते जाएंगे तभी पता लगेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा। तो रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड्स, डाइल्यूट एसिड्स क्या रिएक्शन होता है जी, एसिड्स के साथ ये बहुत ही सिंपली रिएक्ट करके हमारे पास एक सॉल्ट बना देते हैं और एक हमारे पास क्या गैस रिलीज कर देते हैं। अब जनरली अगर हम रिएक्शन नहीं लेते, अगर हम ले लेते हैं मैग्नीशियम ले लेते हैं, सॉलिड में है, ठीक है, साथ में हमने HCl रिएक्ट करवा दिया है। ठीक है, तो ये हमें क्या देगा, ये हमें देगा MgCl2। MgCl2 देगा, इसलिए 2 लगाना पड़ेगा, MgCl2 प्लस H2। सिंपल रिएक्शन था, इससे हमें साफ से पता लग रहा है कि ये हमेशा हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा और एक सॉल्ट बनाएगा। तो हम इसका एक जनरल रिएक्शन लिख देते हैं, M से सब को रिप्रेजेंट करते हैं सॉलिड में, प्लस 2HCl ले लें या सिंगल ले लें, बैलेंस करते बाद में ये बन जाएगा MCl2 प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, H2 गैस, H2 गैस। ठीक होगी, ये एक्वस में आ जाएगा क्योंकि सॉल्ट है, डिजोल्व हुआ होगा, एक्वस में होगा, और ये भी हमारे पास एक्वस में आ जाएगा। ठीक है, कोई मुश्किल बात नहीं है जी,
कोई मुश्किल बात हो तो कमेंट सेक्शन में आपने जरूर कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। इंशाल्लाह मैं आपको जरूर गाइड करूंगा उसके बारे में, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास बहुत ही जल्दी रिएक्ट कर देता है। इसका रिएक्शन अब अगर आप बुक पर भी पढ़ेंगे तो आपको और ज्यादा इसकी वेरिफिकेशन हो जाएगी कि असल में हो क्या रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक सॉल्ट और एक हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। द रिएक्शन बिफोर बिकम्स मोर विगरस एंड एक्सोथर्मिक डाउन द ग्रुप। अब आपको पहले ही बताया हुआ है कि रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप क्या करती है, इंक्रीज करती है। तो HCl के साथ जो रिएक्शन है वो विगरस होता जाएगा, यानी मोर डेंजरस होता जाएगा। किस कब? डाउन द ग्रुप। जब नीचे नीचे आते जाएंगे, डाउन द ग्रुप आते जाएंगे तो रिएक्टिविटी क्या करेगी? बढ़ेगी। तो रिएक्शन मोर एक्सोथर्मिक हो जाएगा। बस इतनी सी बात थी, कोई मुश्किल बात नहीं। उसके बाद रिएक्शन ऑफ ग्रुप 2 ऑक्साइड्स विद एसिड। पहले हमने डाइल्यूट एसिड पढ़ा, यानी जब एसिड की अमाउंट कम हो, एसिड थोड़ा सा कमजोर हो। वैसे HCl कमजोर तो होता नहीं, अमाउंट कम हो तब की बात कर लेते हैं। एसिड की अमाउंट कम हो तो उसको कहते हैं डाइल्यूट एसिड, और आगे ज्यादा हो तो उसको कहते हैं कंसंट्रेटेड एसिड। अब हमने एसिड की अमाउंट ज्यादा कर ली, यानी डाइल्यूट एसिड नहीं लिया हमने, ठीक हो गया। हमने क्या लिया है जी? सिंपल एसिड ले लिए, उसका हमने रिएक्शन करा दिया। अब रिएक्शन क्या हो रहा है? पहले तो हमने बताया, अब आपको बताया था कि ये क्या करते हैं? बेसिस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अब ये बेसिस कैसे प्रोड्यूस करते हैं, ये एसिड के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं, वो बात हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। हम लोग रिएक्शन से सीधा बात करते हैं। पहले हमें पता लगता है ये है कि ग्रुप 2 ऑक्साइड्स जो हैं वो बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं। ये मैंने आपको बात बताई है। MgO जो होता है वो बेसिक होता है, क्यों? क्योंकि ये वाटर में जाकर क्या प्रोड्यूस करते हैं? बेसिस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक हो गया। ये हमारे पास बहुत ही कंपाउंड्स भी प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो इसमें कोई शक की बात नहीं है। मैग्नीशियम जो आपको पता है वो काफ़ी चीज़ों में इस्तेमाल होता है। तो इनका रिएक्शन क्या होता है? तो आपको मैंने बताया है कि रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप बढ़ती जाती है। जब रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप बढ़ती है, इसका मतलब क्या बढ़ेगा? बेसिक करेक्टर बढ़ेगा। जब नीचे नीचे जाएंगे तो बेसिक करेक्टर क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। क्यों इंक्रीज करेगा? क्योंकि रिएक्शन की जो स्पीड होती है वो बढ़ जाती है, और हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन सारों में रिलीज होते जाते हैं। तो डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी बढ़ती है और बेसिक करेक्टर भी क्या होता है? बढ़ जाता है। तो हम लोग भी रिएक्शन करा रहे हैं डाइल्यूट एसिड के साथ। किसके साथ? डाइल्यूट एसिड के साथ तो हम लोग करा चुके हैं। अब हम लोग करा रहे हैं इसका रिएक्शन एसिड के साथ। ग्रुप 2 एलिमेंट्स के जो ऑक्साइड्स हैं उनका रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं किसके साथ? एसिड के साथ, ठीक हो गया। इसका जब हम H2SO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं, जो बुक के ऊपर मेंशन है, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ हल्का सा ताकि आपको आसानी हो जाए। MgSO4 बन जाएगा। ये इसने क्या बना दिया हमारे पास? एक आयनिक कंपाउंड बना दिया MgSO4। MgSO4H2O, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, इसमें कोई मुश्किल बात, कोई रिएक्शन मुश्किल नहीं है, ठीक है। और अगला रिएक्शन क्या है? कैल्शियम। सिंपली आपको पता लग रहा है कि जिस तरह मैंने पहले बताया था, HCl के साथ रिएक्ट करके उसने क्या बनाया था? सॉल्ट बनाया था। अब सिंपली ये क्या करेगा? O जो होगा वो H2 के साथ मिल जाएगा और H2O बना देगा, और सिंपली एक सॉल्ट बना देगा। बिल्कुल पिछले की तरह ही रिएक्शन है, खाली इसमें ये है कि ऑक्साइड की बात हो रही थी, उसमें सिंपल जो है एलिमेंट की बात कर रहे थे हम। तो यहाँ पर अगर हम डाल दें 2HCl एक्वस, तो यही रिएक्शन मैं आपको एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको कोई मुश्किल ना हो। CaCl2 एक्वस आ जाएगा। सिंपली Ca जो है वो 2Cl के साथ मिल जाएगा, और ये 2H जो होंगे वो H से मिलकर H2O बना देंगे। सिंपल, कोई मुश्किल बात नहीं है। इसी तरह हमारे पास सब चीज़ें, यानी अगर आप लोग यहाँ पर ले लें बेरियम ले रहे हैं तो वो भी इसी तरह रिएक्ट करेगा। रेडियम ले लें, रेडियम वैसे होता बहुत कम है, उसकी हम डिस्कशन नहीं करते। अगर आप ले लें स्टोनशियम ले लें तो वो भी इसी तरह रिएक्ट करेगा, ठीक हो गया। अब हम लोग चलते हैं हमारे मेन काम सेल्फ असेसमेंट 5.1 की तरफ, जिसका आप लोग काफ़ी देर से इंतजार कर रहे हैं। लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया, पता है आपको कॉन्सेप्ट जो होता है वो समझना इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैंने इसको इम्पोर्टेंट समझा कि आपको पहले मैं समझा दूँ, एक्सप्लेन कर दूँ। चलते हैं सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 5.1 की तरफ। चूंकि सेल्फ असेसमेंट 5.1 में कोई भी चीज़ समझाने वाली रही नहीं थी, तो इसलिए मैंने सारा इस पे नोट्स बनाए हुए थे पहले से ही, तो मैंने कहा आपके साथ यही शेयर कर लेता हूँ, यही आपके लिए बेस्ट होगा। आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और आप देख कर आराम से लिख भी सकते हैं क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक हो गया। तो पहले हमारे पास सेल्फ असेसमेंट 5.1 का क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द जनरल ट्रेंड इन द मेल्टिंग पॉइंट्स गोइंग डाउन द ग्रुप 2। मेल्टिंग पॉइंट्स के साथ क्या होगा जब हम ग्रुप 2 यानी ग्रुप 2 में हम डाउनवर्ड्स मूव कर रहे हैं तो उसका क्या होगा? तो भी मैंने आपको बताया था, यही बात आपको समझाई थी कि जब डाउन द ग्रुप मूव करेंगे तो साइज इंक्रीज होगा, साइज इंक्रीज होगा तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? कम होता जाएगा, ठीक है। वही चीज लिख दी है। इन ग्रुप 2 alkaline earth metals the melting point generally decrease down the group,
because the metallic bonds weaken as the atom size increases। वही बात बताइए कि जब भी एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा तो उसके दरमियान का जो बॉन्ड होगा वो वीक हो जाएगा, जिससे हमारे पास जनरली डिक्रीज हो जाएगा क्या, मेल्टिंग पॉइंट। सिंपली ये आपने वर्डिंग लिख देनी है, ये आपने यहाँ पर वीडियो को रोक कर बेशक इसको लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सिंपली क्वेश्चन नंबर 2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है जी, एक्सप्लेन व्हाई द एटम्स इन द ग्रुप 2 एज इन एनी अदर ग्रुप गेट लार्जर विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। कह रहा है कि अगर हम लोग एटॉमिक नंबर बढ़ाते हैं तो ग्रुप 2 में जो एटम्स हैं उनका साइज जो है वो इंक्रीज क्यों करता है, उसको एक्सप्लेन करो। हमने सिंपली बताना है कि बेटा उसके अंदर क्या होता है, एक शेल बढ़ जाता है, यानी एक इलेक्ट्रॉनिक शेल उसके अंदर बढ़ जाता है जिसकी वजह से उसका रेडियस बढ़ जाता है। तो ये सिंपल सा एक रीजन है। यहाँ पर आपने क्या लिखना है, एटम्स इन ग्रुप 2 गेट लार्जर एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बिकॉज विद ईच स्टेप डाउन द ग्रुप अ न्यू इलेक्ट्रॉन शेल इज एडेड, new electronic shell is added. This increases the distance of the outer electrons from the nucleus. Simple. The inner electrons provide shielding effect, weakening the force between nucleus and outer electrons. बस इसमें कोई मुश्किल बात नहीं, तो ये आपने नोट कर लेना है। उसके बाद हमारे पास आया था पार्ट नंबर इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1, राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इंक्लूडिंग स्टेट सिंबल्स फॉर द रिएक्शन स्टोनशियम विद ऑक्सीजन। तो सिंपल आपने रिएक्शन रखना है कि ऑक्सीजन के साथ क्या रिएक्शन होता है, स्टोनशियम टू स्टोनशियम सॉलिड में लिखना है, ठीक है, साथ में एक ऑक्सीजन गैस में लगाकर। और ये सिंपली यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो SRO 4 2 लग जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई मुश्किल बात नहीं है। और इसका पार्ट नंबर 2 हमारे पास क्या है जी, पार्ट नंबर 2 आ जाता है स्टोनशियम ऑक्साइड विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। स्टोनशियम ऑक्साइड आपको पता है, अभी हम लोग पीछे रिएक्शंस करके आए हैं, इसीलिए पूरा जो है मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ताकि बाद में क्वेश्चन से मुश्किल ना हो। यही चीजें होती हैं पेपर में, भी कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो क्वेश्चन जो भी हो वो हल हो जाता है। स्टोनशियम ऑक्साइड सिंपली रिएक्ट करेगा 2HCl एक्वस के साथ, और हमारे पास SR जो है सिंपली Cl2 के साथ लग जाएंगे और H2O। बस वही बात जो समझाई थी। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर आ जाता है 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है सेम है, बेरियम रिएक्ट्स विगरसली व्हेन एडेड टू वाटर, राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इंक्लूडिंग स्टेट सिंबल। स्टेट सिंबल क्या होते हैं, नीचे सॉलिड लिक्विड लिखा होता है, फॉर द रिएक्शन ऑफ बेरियम विद वाटर। पीछे हम लोग रिएक्शन करके आए हैं, तो कौन सी मुश्किल बात रहेगी पीछे, बेरियम को सिंपली रिएक्ट कर देना वाटर के साथ, सॉलिड लिक्विड और वाटर के साथ। आपको मैंने बताया कि ये क्या होते हैं, बेसिक होते हैं, तो ये क्या बना देगा BaOH होल ट्वाइस, और क्या दे देगा, हाइड्रोजन गैस। सिंपल। स्टेट 2 ऑब्जर्वेशंस दैट कुड बी मेड ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। अब इस रिएक्शन के दरमियान में जो ऑब्जर्वेशंस होंगी वो हमने लिखनी है, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है, एफरवेस्टेंस, यानी एफरवेस्टेंस का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट में मैंने लिख दिया, बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस आर प्रोड्यूस्ड। यानी जब ये रिएक्शन होता है तो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, हम लोग देखते हैं कि उसके अंदर से छोटे छोटे हाइड्रोजन गैस के जो है बबल्स बन रहे होते हैं, ठीक है। जिस तरह आप लोग पानी को बॉईल करते हैं तो उसके अंदर बबल्स नहीं बन रहे होते, उसी तरह की हमें एक ऑब्जर्वेशन होगी, यानी एफरवेस्केंस उसको हम कहते हैं। उस ऑब्जर्वेशन को, उस स्टेट को हम क्या कहते हैं, एफरवेस्केंस कहते हैं। और उसका मतलब ये होता है कि हाइड्रोजन के बबल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक हो गया। अब वो जिस तरह हमें एक चीज पता लगी, दूसरी चीज हम लोग हाइड्रोजन के मुतालिक लिख देते हैं कि जब हम लोग किसी फ्लेम को या किसी चीज को नजदीक लेके आएंगे, यानी आग को नजदीक लेके आएंगे, तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस में इग्नीट विद अ स्मॉल पॉप इफ अ फ्लेम इज ब्रॉट नियर। ठीक हो गया, यानी पॉप साउंड आपको पता है, पॉप इस तरह की आवाज होती है, ठीक है। तो वो प्रोड्यूस होगी जब भी हम कोई फ्लेम या कोई आग की चीज या कोई लाइटर शटर या कोई माचिस शाचिस उसे करीब लेके आएंगे, ठीक हो गया। उसके बाद पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 3 है जी, सजेस्ट द अप्रोक्सीमेट पीएच ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये होते हैं बेसिक सॉल्यूशंस, यानी ये बेसिस होती हैं, तो इसका मतलब इसकी पीएच जाहिर सी बात है 7 से ज्यादा ही होगी। तो हम लोग देख लेते हैं कि द सॉल्यूशन कंटेन्स बेरियम हाइड्रोक्साइड। बेरियम हाइड्रोक्साइड सबसे नीचे है, सबसे नीचे, इसका मतलब इसका रिएक्शन सबसे ज्यादा होगा, इसका मतलब ये सबसे ज्यादा बेसिक है इस पूरे में। इसका मतलब इसकी रिएक्टिविटी जो यानी जो पीएच होगी वो भी सबसे ज्यादा ही होगी। तो द सॉल्यूशन कंटेन्स बेरियम हाइड्रोक्साइड व्हिच इज अ स्ट्रॉन्ग अल्कली एंड only sparingly soluble, but the part that dissolves makes the solution strongly basic। जैसा कि बताया है कि sparingly soluble यानी बहुत तेजी से soluble हो जाएगा,
ठीक हो गया। क्यों? क्योंकि हाइड्रोक्साइड का स्मॉल साइज होता है और इस बेरियम का बहुत बड़ा साइज होता है। वो हम आगे पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी के बारे में। तो अभी आप लोग देख लें कि हमारे पास इसकी अप्रोक्सीमेट पीएच होती है ऑफ रिजल्टिंग सोल्यूशन इज अराउंड 13 to 14। जैसा कि बताया है बेरियम सबसे नीचे है तो सबसे ज्यादा बेसिक होगा। इसका मतलब पीएच कहाँ से कहाँ तक होगी? 13 से 14। तो ये आपने नोट डाउन कर लेना जी। उसके बाद पार्ट नंबर 4, तो ये आ गया पार्ट नंबर 4 इसका। विल द रिएक्शन बी मोर और लेस विगरस देन द रिएक्शन ऑफ। अब उसने बुक में बेरियम ही लिखा हुआ है, बेरियम यहाँ पर पहले जो रिएक्शन हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख लेंगे? स्ट्रोंशियम लिख लेंगे, ठीक है। इसका यहाँ पर आपने कट करके स्ट्रोंशियम लिख लेना है और ये कॉन्सेप्ट के मुताबिक आपको बताना है कि रिएक्शन ऑफ द स्ट्रोंशियम विद वाटर, एक्सप्लेन योर आंसर। विल द रिएक्शन बी मोर और लेस विगरस, कह रहा है कि रिएक्शन ज्यादा विगरस होगा, यानी ज्यादा तेजी से होगा स्ट्रोंशियम के साथ, ये कम तेजी से होगा। अब आपको पता है बेरियम जो होता है वो सबसे नीचे होता है, इसका मतलब जो सबसे नीचे है उसका रिएक्शन सबसे ज्यादा होगा। स्ट्रोंशियम जो होता है बेरियम से ऊपर होता है, तो स्ट्रोंशियम का रिएक्शन जो होता है वो कम विगरस होगा बेरियम से। तो ये चीज आपने रखनी है। द रिएक्शन विल बी लेस विगरस देन द रिएक्शन ऑफ द बेरियम विद वाटर। रीजंस क्या है जी? एक्टिविटी ऑफ ग्रुप 2 मेटल्स इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप जो है वो एक्टिविटी क्या करती है? बढ़ती है। और बेरियम जो है वो सबसे नीचे है, लेकिन स्ट्रोंशियम जो है वो ऊपर है। ठीक हो गया। सिंस स्ट्रोंशियम इज अबव बेरियम इन द ग्रुप 2, ग्रुप 2 आप साथ लिख दें यहाँ पर, इन द ग्रुप नंबर 2 इट्स आउटर इलेक्ट्रॉन इज हेल्ड मोर स्ट्रांगली बाय द न्यूक्लियस। ठीक है, ये हमारे पास रीजन आ गया। सिंपल सी बात थी, कोई मुश्किल बात नहीं थी इसमें। अगला आ गया पार्ट नंबर 5, यानी क्वेश्चन नंबर 5, इसका लास्ट क्वेश्चन है जी। वो हमारे पास क्या आ जाता है जी? ये आ जाता है, डिस्क्राइब व्हाट यू वुड सी when Mg reacts with cold water. Magnesium reacts with cold water and steam. Also write an equation for the reaction with steam. मैंने बताया ये था कि जो मैग्नीशियम होता है वो बहुत ही कम रिएक्ट करता है किसके साथ? वाटर के साथ। यही बात हुई थी हमारी। अब जो बच्चा समझ के नहीं है वो पीछे जाकर आराम से समझ ले, क्योंकि जिसने वो समझ लिया उसको सेल्फ असेसमेंट समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो विद कोल्ड वाटर वेरी स्लो रिएक्शन, वही बात है, ठंडा पानी होगा स्लो रिएक्शन होगा, ठीक है। ओनली अ फ्यू बबल्स ऑफ हाइड्रोजन में बी सीन बिकॉज इट बिकम्स कोटेड विद MgOH होल ट्वाइस लेयर विच स्टॉप्स फर्दर रिएक्शन। सिंपल सी इंग्लिश लिखी हुई है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है कि उसके ऊपर MgOH की लेयर बन जाती है, जिसकी वजह से वो मोर पानी के साथ रिएक्ट, ज्यादा पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता और ये रिएक्शन बहुत ही कम होता है और इसके अंदर थोड़े से हाइड्रोजन के बबल नजर आते हैं। दूसरी बात, विद स्टीम, पहले वाटर के साथ हो गया, कोल्ड वाटर के साथ, उसके बाद विद स्टीम विग्रस रिएक्शन Mg बर्न्स विद ब्राइट व्हाइट ग्लो एंड हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस। यानी रिएक्शन जो होता है वो तेज हो जाता है। क्यों? क्योंकि वाटर जो होता है वो उसकी स्टीम फॉर्म में होता है, फुल गर्म होता है, जिसकी वजह से रिएक्शन तेज हो जाता है और उसका रिएक्शन हमने लिखना है। तीसरी बात, रिएक्शन हमने लिख दिया Mg प्लस H2O सॉलिड फॉर्म में, ये था, ये गैसियस फॉर्म में क्या बन गया? MgO सॉलिड प्लस H2 गैस। तो यहाँ तक था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर समझ में आई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है सर जी समझ में आ गई, और जो जो चीज़ें मैंने समझाई है उनको ज़रूर समझना, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। उम्मीद है बहुत ही अच्छे से समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।